गाइस वेलकम बैक। इसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 डिस्कशन करने वाले हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 2। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। गिव वन वर्ड और अ टर्म फॉर अ डिस्क्राइब द फॉलोइंग एन एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट फॉर अ वैल्यूज नोन एज ट्रांजैक्शन। हमारे लिए क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है। इसका आंसर है ट्रांजैक्शन। होप जो आपको दिख रहा होगा। फिर बी पार्ट आर ट्रांजैक्शन विदाउट इमीडिएट कैश सेटलमेंट। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जो बिना कैश सेटलमेंट के होते हैं? तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती हैं। अच्छा, ये किसके साथ किए जाते हैं ये आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम किसके साथ करते हैं। तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसके साथ होते हैं। तो जिसमें कैश नहीं होता उनको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। Commodity in which a business deal is known as goods. Commodity in which the business deal is known as goods. डी पार्ट है आपका एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नोन एज लॉस। इसका आंसर क्या है? लॉस। फिर ई पार्ट में आते हैं थिंग्स ऑफ वैल्यू ओन बाय अ बिजनेस टू अर्न फ्यूचर प्रॉफिट। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें जनरेट करने के लिए कौन सी थिंग्स हेल्प करती है? हमारे एसेट्स हेल्प करते हैं। बिजनेस में हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर हमें जनरेट करना है तो वो हमारे एसेट से होगा। अमाउंट ओन बाय अ बिजनेस टू अदर। तो अमाउंट ओ बाय अ बिजनेस टू अदर इज नोन एज लायबिलिटीज। ये हमारी लायबिलिटीज है जो कि हमें बिजनेस को देनी है दूसरों को। एन ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट बी मटीरियलाइज, मतलब कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। मटीरियलाइज मतलब होता है कि नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो मटीरियलाइज नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मटीरियल मतलब होता है वैसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे नॉट मटीरियलाइज लिखा है तो ये नॉट इम्पॉर्टेंट है। तो मे और मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट ऐसा बोला गया। कुछ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का वर्ड कभी भी यूज़ है दिमाग में क्लिक होनी चाहिए लायबिलिटी। अब यहाँ पे कौन सी लायबिलिटी है? कंटेंजेंट लायबिलिटी है। एन अलाउंस बाय बाय अ क्रेडिटर टू डेटर्स फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब कि तुरंत हमें पेमेंट करनी है, इमीडिएट पेमेंट करनी है। तो ये आपका कैश डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट एक तरह से अलाउंस होता है, मतलब छूट होती है जो कि क्रेडिटर देता है डेटर्स को। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में भी सेम था। फिर एसेट लाइक ब्रांड वैल्यू, कॉपीराइट और गुडविल इज नोन एज इनटेंजिबल एसेट्स। ये इनटेंजिबल एसेट्स है हमारे, ठीक है। होप्स सो आपको ये समझ आया होगा इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 में मूव करते हैं हम। मैं ओपन कर लेता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 3। गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैं देख रहा था काफ़ी देर से, लेकिन मेरे को मिला नहीं। अगर आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। एंड मेरे को ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिला है जिसका आपके आंसर स्टडी मटेरियल में भी नहीं है, तो मैं ये आपके साथ सॉल्व करवाने वाला हूँ। रिकग्नाइज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन द फॉलोइंग। तो आपके कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि मेरे को लगता है आपने पढ़ रखे हैं, तो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करता हूँ इसके आंसर्स। द बिजनेस विल रन फॉर इनडेफिनेट पीरियड। ये गोइंग कॉन्सेप्ट होता है। ये कौन सा होता है? गोइंग कॉन्सेप्ट। एक हमारा गोइंग कॉन्सेप्ट होता है जो कि बोला जाता है कि बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड के लिए रन करने वाला है। जैसे कि आपको पता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन आपकी डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता होती। तो बिजनेस स्टार्ट कब होगा ये तो हमें पता है, लेकिन बिजनेस कब ख़त्म होगा या एंड कब होगा ये नहीं पता। तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए माना जाता है बिजनेस। फिर नेक्स्ट है बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम या सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। तो ओनर से वो अलग होता है, तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट इट ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फिर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड
दोज दैट वी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी में जो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम वही रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। कौन सा? मनी मेजरमेंट, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका revenue will be recognized only if they are there is reasonably certainty that it will be paid off। तो रेवेन्यू हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमें लगेगा कि हम उसको पे ऑफ कर सकते हैं, या फिर हमें मतलब पता है कि वो उसकी मतलब पेमेंट होगी हमें। मतलब रेवेन्यू क्या होती है? मान ली इनकम। सामने वाले, मान लो सपोज करो मैंने किसी कस्टमर को सामान बेचा, अब सामने वाला मेरे को पैसे देगा नहीं देगा, इसकी हम रिकॉर्डिंग तभी करेंगे ना, इनकम तभी मानेंगे ना जब हमें सर्टेन है कि हमें मिल जाएगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट बोलता है। फिर सिक्स्थ आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वंस डिसाइडेड शुड बी फॉलोड पीरियड आफ्टर पीरियड। तो कंसिस्टेंसी आ जाता है यहाँ पे। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट आता है आपका transactions are recorded even if an obligation is created and actual cash is not involved। and actual cash is not involved ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? ये है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं? हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। अगर कैश ट्रांजेक्शन नहीं ट्रांजेक्शन इवन ऑब्लिगेशन इज करके एक्चुअल कैश नॉलेज, ये हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। फिर आता है स्टॉक ऑफ गुड्स इज वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और रिलाइजेबल वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा आता है कि स्टॉक जो आपका कॉस्ट या फिर रिलाइजेबल वैल्यू में रिकॉर्ड होगा। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी बात करता है, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे आगे जाके। एंड ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्रूडेंस है। ये प्रूडेंस या फिर कंसिस्टेंट कंजर्वेटिव। तो ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है। आगे नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ एन इवेंट मस्ट बी रिकग्नाइज इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। सेम अकाउंटिंग पीरियड में हम रिकग्नाइज कर लेंगे। ये हमारा टाइमली कॉन्सेप्ट है। तो ये टाइमली कॉन्सेप्ट आता है हमारे यहाँ पे। तो होप सो आपको समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने टाइमलाइन कॉन्सेप्ट लास्ट वाला है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 अब हम डिस्कशन करते हैं। इसमें क्या लिखा है? सर्टेन द डेबिट क्रेडिट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर अंडर द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हमें डिस्कशन करना है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या होती है हमारी? ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसमें मेनली हम क्या करने वाले हैं मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। अगर हमारे जैसे कोई एसेट है, सपोज करो कोई एसेट है, तो अगर वो इंक्रीज़ होता है तो उसको डेबिट करते हैं, डिक्रीज़ होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। सेम एक्सपेंस के लिए भी बिल्कुल सेम है, प्लस होता है तो डेबिट और माइनस होता है तो क्रेडिट। अगर हमारी कोई लायबिलिटी है तो अगर वो प्लस हो रही है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और वो लेस हो रही है, कम हो रही है, तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एसेट का उल्टा चलेगा। ऐसे इनकम के लिए भी सेम है और कैपिटल के लिए भी आपका सेम है। अगर कोई कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है तो इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, DR। ठीक है, अब मैं मेनली स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। तो कैपिटल से अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एंट्री आपकी, मैं बात करूँ तो कैश टू कैपिटल होती है। यहाँ पे हम एंट्रीज नहीं डिस्कशन करके मेन अप्रोच में डिस्कशन करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश इफेक्ट हो रहा है और एक कैपिटल। और अब आपका जो कैश है वो कौन से नेचर का अकाउंट है? वो एसेट है। एसेट यहाँ पे क्या हो रहा है? बिजनेस में बढ़ रहा है एसेट, तो उसको क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। और कैपिटल यहाँ पे एक तरह से लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो लायबिलिटी खड़ी हो रही है क्योंकि इन फ्यूचर जाके हमने ये कैपिटल रिटर्न कर देनी है ओनर को। इस लायबिलिटी को हम क्या करेंगे? इस लायबिलिटी को इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप बॉट गुड्स फॉर कैश। तो अब हमने कैश दिया और गुड्स खरीदे, तो गुड्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। जब भी गुड्स आता है, अगर खरीदते हैं तो परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, अगर बेचते हैं तो सेल वर्ड यूज़ करते हैं। तो परचेज किया यहाँ पे हमने, तो परचेज आ जाएगा। परचेज एक हमारे लिए परचेज है और एक कैश है।
परचेज एक तरह से हमारे खर्चे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, मतलब एक तरह से कोई चीज़ गुड्स खरीदी, या फिर आप ये सोच सकते हो स्टॉक है आपका, स्टॉक बढ़ रहा है तो उसको डेबिट कर दिया, और कैश जो है कम हो रहा है उसको क्रेडिट कर दिया। फिर सोल गुड्स यहाँ पे बेच दिए, सोल गुड्स, तो यहाँ पे आपका जो स्टॉक था वो मतलब कम हो रहा है तो आप सेल अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, और कैश जो है बढ़ेगा तो उसको डेबिट कर दोगे। फिर पेड सैलरी, सैलरी पे करी तो सैलरी एक तरीके से आपका एक्सपेंस नेचर का है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो डेबिट और घट रहे हो तो क्रेडिट। लेकिन अब यहाँ पे हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन है कैश, कैश में इफेक्ट जा रहा है, कैश में क्योंकि पेड कर दिया हमने तो कैश, तो उसको क्रेडिट कर देंगे कैश को। फिर रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम मिल रही है, इनकम मिल रही है तो कैश आएगा। अब कैश आएगा तो कैश को आप क्या करो, आ रहा है तो डेबिट, और एक तरह से आपकी इनकम भी बढ़ रही है तो आपकी अगर इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसके बाद आपका आता है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई। अब यहाँ पर क्रेडिट में लिखा है मिस्टर वाई से करा, मिस्टर वाई से हमने गुड्स खरीदे तो मिस्टर वाई हमारे क्रेडिटर बन गए, लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। और गुड्स खरीदे, परचेज, मतलब एक तरह से स्टॉक बढ़ गया आपका, परचेज आ जाएगा, और वो हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। फिर उसके बाद पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश, पर्सनल कैश से अगर हम रेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे आपका खर्चा जो है, रेंट जो है वो एक तरह से खर्चा है। और बिजनेस में अगर मैं ओनर हूँ और मैं 1 रुपया भी देता हूँ तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये अलग सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। पेड रेंट फ्रॉम पर्सनल कैश, पर्सनल कैश से दे रहे हैं तो अगर हम घर से 1 भी रुपया लेके आ रहे हैं बिजनेस में तो उसको कैपिटल नाम नहीं दिया जाएगा। तो रेंट मेरा खर्चा है, ये हो जाएगा डेबिट, और कैपिटल मेरी लायबिलिटी है, ये भी इंक्रीज हो रही है तो इसलिए हो जाएगी क्रेडिट। होप सो आपको लास्ट वाला समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ ले, मैं आपको फिर से बता दूंगा। हे गाइस, आप 5th क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। 5th इलिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा असर्टेन द डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ब्रिटिश अप्रोच और डबल एंट्री सिस्टम, टेक प्रीवियस इलिस्ट्रेशन। तो प्रीवियस इलिस्ट्रेशन हमें लेना पड़ेगा, तो मैं प्रीवियस इलिस्ट्रेशन पे जाता हूँ और देखता हूँ प्रीवियस इलिस्ट्रेशन में क्या था। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 4 में वापस आ गया हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 में आपको कुछ एंट्रीज दे रखी थी, उसको आपने पहले मॉडर्न अप्रोच से करना था, अब वो बोले ब्रिटिश अप्रोच से करो। तो ब्रिटिश अप्रोच क्या होती है, होप सो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं फटाफट आपको बताता हूँ। इसमें अकाउंट्स को 3 तरीके से बांटा गया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में आपको क्या कहते हैं, क्या करना है, जो भी आपके रिसीवर है उसको डेबिट करना है और जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। तो रिसीवर को आपने डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट। ऐसे ही रियल अकाउंट में आपने क्या करना है, रियल अकाउंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन लिखा है एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट लिखा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में आपकी इनकम और एक्सपेंसेस की बात करी जाती है, तो यहाँ पे जितने भी खर्चे एक्सपेंस हैं उनको हम डेबिट करेंगे और जितने भी हमारे ये हैं इनकम्स उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल, तो डेबिट कर देंगे हम एक्सपेंसेस को और क्रेडिट कर देंगे हम अपने जो भी इनकम्स हैं उनको क्रेडिट कर देंगे। अब मैं आता हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 5 में, मेन पार्ट में। तो यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 4 में ही मेरे को वापस जाना पड़ गया, मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ सही से। तो सबसे पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 4 में लिखा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। तो इसमें हमें पता है 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे थे। 2 अकाउंट कौन कौन से थे, एक कैश अकाउंट था, एक कैश अकाउंट था और एक कैपिटल अकाउंट था। तो कौन कौन से अकाउंट थे, एक कैश अकाउंट था और एक कैपिटल अकाउंट था, ठीक है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पे कैश जो है रियल अकाउंट नेचर का है। कौन से अकाउंट नेचर का है, रियल, रियल नेचर का है। तो अब हम क्या करेंगे, रियल वाला रूल लगाएंगे। रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमारा कैश आ रहा है तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कैपिटल हमारा कौन सा अकाउंट है, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये पर्सनल है और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, ये रिप्रेजेंट करता है ओनर के अकाउंट को। एक तरह से ये ओनर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो कैपिटल हमारे लिए
तो कैपिटल हमारे लिए पर्सनल अकाउंट हो गया, तो हम इसको पर्सनल अकाउंट है तो इसको पर्सनल का रूल लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, गिवर है, जो ओनर है वो हमारे लिए बिजनेस में पैसा डाल रहा है, गिव कर रहा है, तो उसको क्या कर लेंगे, हम क्रेडिट कर लेंगे कैपिटल अकाउंट को इस वजह से। ऐसी बॉट गुड्स फॉर कैश, अब कैश में हमने गुड्स खरीदे तो क्या होगा हमारा, एक तो कैश जाएगा, ठीक है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे रियल का रूल हो जाए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और क्या होगा, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज या सेल, तो परचेज वर्ड यूज करेंगे, तो हम परचेज वर्ड यूज करेंगे, परचेज लिखेंगे, तो परचेजेस को, परचेजेस अकाउंट्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। परचेज हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस होता है, तो इसलिए एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, और जो कैश है हमारा जो कि जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। फिर आता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश में अगर हमने सेल करा, कैश में अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, गुड्स जा रहे हैं तो सेल हो रही है, ठीक है, सेल हमारे लिए इनकम है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। और जो हमारा कैश है वो बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट कर देंगे इसको। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं उसमें हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो इनकम को हम क्रेडिट करेंगे, सारी इनकम्स को क्रेडिट करते हैं, इंटरेस्ट हमारे लिए यहाँ पे इनकम है। और उसके बाद जो आपकी कैश है वो आपको मिल रहा है तो कैश डेबिट कर देंगे, और हमारी जो इनकम है उनको क्रेडिट कर देंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे ये रूल चल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एक ये पेड सैलरी वाला पॉइंट मैंने छोड़ दिया, तो सैलरी एक तरह से आपके खर्चे हैं, तो सैलरी को आप डेबिट कर दोगे, सैलरी अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, और यहाँ पे जो आपका कैश अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो जा रहा है, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल का रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये आपको होप सो इलस्ट्रेशन नंबर 5 समझ आया, और बाकी नेक्स्ट 2 जो है मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज़ अगर आपने ये अगर आपको आता है तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इसका आंसर क्या होगा और क्या रूल होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये 6th और 7th का आंसर क्या होगा। आप मेरे को 6th और 7th का आंसर बताएं, और होप सो इसी तरह से हम इलस्ट्रेशंस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आज हमने 5th इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हम धीरे धीरे करते करते वीडियोस अपलोड कर देंगे, मे भी सारी इलस्ट्रेशन मैं आपके करवाऊँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।